अब कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस की कॉजेज़ क्या होती हैं? कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस क्या हो रही है? मैंने बताया था कि आउटर एक्सटर्नल ईयर से लेकर मिडल ईयर में फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ तक। तो एक आ गई है, अगर यहाँ पर जो है ना वैक्स पड़ा हुआ है, ठीक, वैक्स पड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो वॉइस है ये जा नहीं सक रही है। तो एक जो है ना कॉज ये हो गया। मैं ज़रा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ, चलिए रेड कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर जो है ना ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की एट्रीजिया हो, इसको कहते हैं मिएटल एट्रीजिया, या जो है ना ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ क्या करता है, ये वाइब्रेशंस करता था, आवाज़ कम कराता था। फॉर एग्जांपल अगर ये फिक्स हो गया, फिक्सेशन ऑफ द स्टेपीज़ हो गई है, तो ये क्या हो गया, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। या फिर जो है ना यहाँ पर ऑसिकुलर चेन है, उसकी नेक्रोसिस हो गई हैं, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। ऑसिकुलर चेन्स क्या होते हैं, एक दूसरे में वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करते हैं, तो जब वही फिक्स हो गए हैं, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक है कोलेस्टेटोमा, ये आगे डिस्कस करूँगा मैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होता है। ये क्या हो गई, ये सारे मैंने कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बता दिए। ये भी कंजेनिटल भी एक किस्म का ही है, लेकिन एक्वायर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये ज़रा कंट्रोवर्शियल है, इसमें जो है ना डिफरेंट कॉजेज़ है। इसमें ये कंजेनिटल भी हो सकता है, और ये प्राइमरी थ्रू परफोरेशन या इन्फेक्शन की वजह से बाद में भी हो सकता है। अच्छा, तो और इसके अलावा अब कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस की एक्वायर्ड कॉजेज़, यहाँ पर ये वैक्स हो गया है, ये एक्वायर्ड में आ गया, ठीक है, सॉरी कंजेनिटल में नहीं है, वैक्स हो गया है, जिसमें कोई भी आ सकता है। वैक्स हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, फरंकल हो गया। फरंकल डिस्कस करूँगा। फरंकल क्या होता है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कार्टिलेज वाला पोर्शन, उसमें जो है ना जो कार्टिलेज होता है और हेयर होते हैं, हेयर फॉलिकल की जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होती है, और फुल जो है ना ईयर ब्लॉक हो जाता है एडिमा के थ्रू। इसमें जो कोरोनिक फेज़ होता है वहाँ पे जो है ना सारी जगह स्वेल हो जाती है, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस उधर भी हो गया। या फिर जो है ना बिनाइन हो गया, या फिर मैलिग्नेंट किस्म का ट्यूमर है। ये तो हो गया, एक्सटर्नल की बात हो गई है। जो मिडल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेशंस कैरी आउट कर रहा है, तो इसकी जो है ना परफोरेशन हो गई है। यहाँ पर जो है ना मिडिल ईयर कैविटी में क्या है, मिडिल ईयर कैविटी एयर से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लूइड कलेक्ट हो गया है। तो जो फ्लूइड किस केसेस में कलेक्ट होगा, ओटाइटस मीडिया, मतलब कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ओटाइटस मीडिया कौन सा, एक एक्यूट ओटाइटस मीडिया होता है, एक होता है सेरस ओटाइटस, एक होता है एक्यूट ओटाइटस मीडिया, एक होता है सेरस ओटाइटस मीडिया, और एक होता है कोरोनिक ओटाइटस मीडिया। ये सारी डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो है ना बिनाइन या मैलिग्नेंट जो है ना मास पड़ा हो मिडिल ईयर में, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉपर मतलब मास है, तो ऑफकोर्स वो जो है ना इन ऑसिकल्स को ऑक्लूड करेगा, तो वॉइसेस जो है ना जा नहीं सकेंगी। या जो है ना इनके बीच में डिस्ट्रप्शन हो गई है, इन ऑसिकल चेन में डिसकंटिन्यूटी हो गई है। और यहाँ पर जो है ना स्टेशन ट्यूब भी मैंने कहा है, तो स्टेशन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गया है, या जो है ना टिम्पैनिक वाले पोर्शन, स्टेशन ट्यूब दो जगह ब्लॉक हो सकता है, या जो है ना टिम्पैनिक वाले पोर्शन में, या जो नोसोफेरिंजियल ओपनिंग में, तो जिधर भी एक्लूड हो गया है, तो ऑफकोर्स जब एक्लूड हो गया है ये, फॉर एग्जांपल इधर एक्लूड हो गया है, तो ये सिक्रेशंस बाहर जा सकेंगी, नो। एयर अंदर आ सकेगी, नो। तो इसकी वजह से जितना भी इधर फ्लूइड होगा सारा स्टैटिक होगा। मैंने बहुत बार बताया कि जब भी फ्लूइड, याद रखें, जब भी फ्लूइड स्टैटिक होगा तो बैक्टीरिया आके उसको खामखा इन्वेट करेगा। तो इधर बैक्टीरिया इन्वेट किया तो मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया इस पेशेंट को। सो दिस वाज अबाउट द कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। अब जो है ना सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की डिटेल बताता हूँ। अच्छा, तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, अच्छा, तो इसके मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। राइनी टेस्ट इस पेशेंट में क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब कि एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। हमारे जो वेबर टेस्ट हमने किया है, इट विल बी लेटरलाइज टूवर्ड्स द गुड ईयर। आपको बिल्कुल सही सही सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आपने जब वेबर टेस्ट किया तो अच्छे वाले किसी एक कान की तरफ जो है ना लेटरलाइज हो जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगी कि इस पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। इसमें जो है ना जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट था और ये जो शॉबेस टेस्ट था जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए हैं, उसमें दोनों में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब हमने जो टेस्ट किया है, मतलब जो आवाज़ पेशेंट को सुनाई दी है, हमने जो हट रिमूव कर दिया, और एग्जामिनर ने जब सुना है तो एग्जामिनर को भी वो आवाज़ आई है। अब आई है तो मतलब कि रिड्यूस हो गया है ये। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो है ना रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि कम सुनाई देती हैं उसको वाइब्रेशंस। ओके, उसके अलावा जो है ना एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में जो गैप होता है जो ऑडियोमेट्री में होगा, वो जो है ना इसमें गैप नहीं होगा। इसकी जो लॉस ऑफ आवाज़ होगी जो है ना, मतलब कि लॉस ऑफ वॉइस जो है ना इस ग्रेटर देन 60 डेसिबल है। और उसके अलावा जो है ना इसकी जो है ना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो मैंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो क्या होगा, पुअर होगा।
और उसके अलावा जो इसमें जो डैमेजेस आएंगी ना वो ऑन हाई फ्रीक्वेंसीज़ मेनली होती है। ये सब डिटेल फिर अपने अपने जो रिस्पेक्टिव डिजीज़ होंगे उसमें जो है ना दोबारा भी है रिपीट होगी तो आपको याद हो जाएगी। ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि मैंने अभी टेस्ट्स सारे किए थे ना, तो ये ज़रा थोड़े हो जाएंगे, उसकी मतलब कि रिव्यू टाइप भी हो गया किस्म का। ओके, तो अब इसके बाद जो हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, कॉजेज़ में क्या है, कंजेनिटल कॉजेज़ की वजह से हो सकती है, जिसमें जो है ना हमारे इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में बोन है, सारी बोनी लैबिरिंथ है, तो उसमें जो है ना कंजेनिटली डिफरेंट डिजीज़ आ सकती है, जिसमें जो है ना इस बोनी मिएटिस को फॉर्मेशन ख़राब हुई हुई या कोई भी डिजीज़ हुआ हो, तो ये जो है ना कंजेनिटल कॉज भी हो सकता है। उसके अलावा जो है ना एक्वायर्ड कॉज भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड कॉजेज़ ये होते हैं ना कि उसमें जो है ना जैसे एक डिजीज़ है प्रेस्बिसियोसिस, उसमें क्या होता है वो सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस का सबसे कॉमन कॉज है इन एडल्ट। उसमें क्या होता है एज रिलेटेड जो है ना सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस हो रहा है, बस वो एडल्ट हो रहा है तो उसकी आवाज़ कम हो रही है, वो सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस जो है ना कम हो रहा होता है। ठीक, ये बस हो गया है। अब इसके अलावा जो है ना, चलो मैं एक और बात बता देता हूँ, वहाँ पे आगे जो डिजीज़ डिस्कस करेंगे मेनियर्स डिजीज़, उसमें क्या होता है सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस होगा इस पेशेंट को। उसमें एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट फिनोमिनन। रिक्रूटमेंट क्या मतलब कि आप एक साथ सबको कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आप आर्मी रिक्रूटमेंट बोलिए एक उसी से निकला है। तो इसमें क्या होगा, सब मतलब रिक्रूटमेंट फिनोमिनन मेनियस डिजीज़ वाले पेशेंट में होगा। उसमें ये होगा, ये आप हैं और ये मेनियस डिजीज़ का पेशेंट है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉइस ये सुनिए आपने, आपको इतनी आवाज़ आई है, प्लस का साइन देखने मतलब इतनी इंटेंसिटी है उसकी, ऐसी एग्जांपल ले ले। जो मेनियस डिजीज़ है उसको इतनी आवाज़ आ रही है, मतलब ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एम्पलीफाइड आ रही है। ठीक, तो हम जो है ना इस पेशेंट को फिर हेयरिंग एड नहीं दे सकते। उसकी वजह से क्या है, मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेशेंट को हमने दे दिया है, इसको आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब कि सेंसिटिव हेयरिंग लॉस से हेयरिंग प्रॉब्लम है, इसको अगर हेयरिंग एड दे दी है तो वो तो सारी एम्पलीफाइड, फिर तो उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड आवाज़ें आएंगी। तो ये जो ना मेनियस डिजीज़ के पेशेंट्स आर पुअर कैंडिडेट्स फॉर हेयरिंग एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल और इंट्रोडक्शन सब कुछ हो गया। अब जो है ना डिटेल 1 बाय 1 जो है ना एक चैप्टर डिस्कस करते हैं अबाउट द ईयर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सटर्नल ईयर के सारे डिसऑर्डर्स। ये है हमारा ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल। अच्छा, सबसे पहले डिजीज़ क्या कंजेनिटल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है एक बैट ईयर एंड लूप ईयर, BAT, बैट ईयर। इसमें क्या होता है हमारा जो है ना ये ईयर क्या एबनॉर्मली प्रोट्रूड हुआ होता है, और हमारा जो अंदर जो सारे डिमार्केशंस है ना वो जो है ना पूरी डेवलप होते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर है। ठीक, उसके अलावा क्या आता है, नेक्स्ट है प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस। प्री मतलब बिफोर, यहाँ पे मतलब ये वाली लोकेशन है, ऑरिकल मतलब के कान, तो प्री मतलब आगे, कान मतलब कान सॉरी, प्री मतलब आगे, ऑरिकल मतलब कान, एंड अपेंडेज मतलब कोई भी इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट। तो यहाँ पे इस तरह टाइप की एक चीज़ आ जाएगी, या जो है ना वो स्किन कवर्ड होगी, या जो है ना अंदर कार्टिलेज भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्री ऑरिकुलर साइनस। वो किधर होगा, वो जो है ना मैंने रूट ऑफ हेलिक्स बताया था, रूट ऑफ हेलिक्स के साथ जो है ना यहाँ पर जो है ना एक पिट टाइप बन जाती है। ये साइनस या पिट और साइनस में क्या फ़र्क है, पिट मतलब इस तरह सुराख, साइनस मतलब सुराख और अंदर फुल ट्रैक्ट। ये क्यों बनता है, यहाँ पर जो ट्यूबरकल्स होते हैं ना वो फ्यूज़ नहीं होते, ये मतलब इस तरह प्रॉपर फ्यूज़ होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर फ्यूज़ नहीं होते, तो इस तरह टाइप की ओपनिंग होगी या फुल अंदर साइनस ट्रैक भी होगा, तो ये बार बार इन्फेक्टेड होगा। तो इसको जो है ना हम सर्जिकली एक्सरसाइज कर देंगे ताकि ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन पहले इसको जो कॉज है वो ट्रीट करेंगे, मतलब कि अगर अंदर प्यूरिन डिस्चार्ज रिलीज़ हो रहा है तो पहले उसको ट्रीट करेंगे और फिर जो है ना हम जाकर एक्सरसाइज आउट कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स है कि एनोटिया मतलब कि कान डेवलप ही नहीं हुआ। उसके अलावा मैक्रोटिया कि अब नॉर्मली बहुत बड़ा कान है, और माइक्रोटिया जो छोटा सा कान डेवलप हुआ है, और छोटा सा कान डेवलप हुआ है ना, अब देखिए कान है ये, अंदर फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है और टेम्पैरिक मेम्ब्रेन है। तो अगर जो माइक्रोटिया होगा ना उसके पेशेंट में ये कान उसका अजीब से छोटा सा होगा, और ये जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ये भी जो ना अक्लूडेड होगा, तो इसके साथ एट्रेजिया होगा। तो ये दोनों कॉमन है जो एक साथ हैंड इन हैंड आते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। अब जो है ना डिस्कस करते हैं आगे
ओके ओके।